हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने जो कुछ भी बायो में पढ़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ अब हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस एनवीएस डीएसएसबी। उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो कि हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लास्ट ईयर के पेपर भी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे सुबह तक। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ इसको मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं टाइप करती हूँ तो सिर्फ इंग्लिश में ही करती हूँ और मैंने सोचा आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाए तो बेटर होगा, तो इसलिए हमने इसको एज सच आपको दे दिया तो बेहतर होगा आपके लिए। मैंने कट कॉपी पेस्ट ही किया है तो इसलिए आपको हिंदी भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो देखो, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है इट या इटर। तो जो बैक्टीरिया पर अपनी लाइफ साइकिल स्पेंड करता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मोस्टली का मतलब हुआ कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है कुछ बैक्टीरियाज में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों हो। या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। इनकी खोज सबसे पहले की थी ट्वार्ट और हेरले ने, और दोनों ने ही अलग अलग खोज की थी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन यही बनता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। और बैक्टीरियोफेज कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अलग अलग बैक्टीरिया पर जो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नाम भी रखा गया है। जैसे कोलीफेज जो इस्टिकिया कोलाई पे रहता है उसको मतलब अपनी साइकिल उस पर कंप्लीट करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स फाउंड इन द फ्रॉग। फ्रॉग में कितनी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं? जैसे कि हम कार्डेटा के बारे में जानते हैं कि क्यों इनको कार्डेटा कहते हैं, क्योंकि इनमें 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, नर्व कार्ड, नोटोकार्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो यहाँ पर जो नर्व है वह जो नर्व कार्ड है, नोटोकार्ड या दूसरा नर्व कार्ड जो है वह नर्व कार्ड चेंज हो जाती है जब हम हायर वर्टिब्रेटास की बात करते हैं तो नर्व कार्ड चेंज होती है। और नर्व कार्ड चेंज कैसे होती है? इसमें 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जो इसका एंटेरियर पार्ट है वह चेंज हो जाता है ब्रेन में, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वह चेंज हो जाता है स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रैनियल नर्व की बात की जा रही है, यानी कि जो उनका ब्रेन है, ब्रेन में जो क्रैनियम जो है उसमें जो नर्व्स पाई जा रही हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक ध्यान देना, ये जो चीज लिखी हुई है ना, नंबर पूछा जा रहा है। ये देखो, फाउंड द नंबर। ठीक है, नंबर पूछा जा रहा है। अब जो नर्व्स होती हैं ये पेयर में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है नंबर, तो नंबर में होंगे 10 पेयर्स, 10 पेयर्स में होती हैं। अब 10 पेयर का मतलब यहाँ पर तो पेयर्स में दिया नहीं है, तो 10 पेयर्स का मतलब 20। ठीक है, तो क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी हो गई फ्रॉग में? 20। स्पाइनल नर्व जो होता है उसकी संख्या भी 20 ही होती है, यानी 10 पेयर ही होती है। ठीक, अब कौन कौन सी नर्व पाई जाती हैं क्रैनियल नर्व, वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लेना। नाम नहीं पूछता है, एक बार पूछता है, 5th का नंबर पूछता है। ठीक है, 5वें कौन सी है इनकी नर्व, यही पूछता है, एक ऑप्टिक नर्व के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्लाज्मिड क्या है? यहाँ पर लिखा भी ऐसे, हाँ, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज आर। तो देखो, जो भी बैक्टीरिया होते हैं या आर्ची बैक्टीरिया हैं या बैक्टीरिया मतलब आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल मतलब कि क्रोमोजोम से अलग जो मटेरियल होता है वह कहलाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है और यह हमारे लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए अलग होता है, लेकिन जब हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो इसमें जो जीन्स होते हैं उनकी कोई फिक्स नंबर नहीं होते।
जैसे कि डीएनए का सबका एक फिक्स नंबर होता है, लेकिन उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे फिक्स होगा, लेकिन इनमें कितने जीन्स होंगे कितना होगा इसकी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं होती है। सिर्फ एक जीन का भी प्लाज्मिड बन सकता है। अगला क्वेश्चन है द ड्रग टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो दवा है मलेरिया को क्योर करने की उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्विनीन। और क्विनीन को पाया कहाँ से जाता है? तो जो सिनकोना की छाल होती है ना, सिनकोना बार्क, सिनकोना एक ट्री है जो उसकी जो छाल होती है, सबसे पहले जो क्विनीन, पहले जब पता नहीं था कि क्विनीन क्या है तो बस ये छाल ही दी जाती थी दवा के रूप में, और बाद में जब ये साइंटिस्ट ने बताया कि ये क्विनीन इससे निकलती है तो अब तो क्विनीन को बाहर ही बनाया जा सकता है लैब में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या है? तो वे सभी पॉल्यूटेंट जो ऑर्गेनिक हैं, पॉल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। मतलब अगर जितने भी हैं ऑर्गेनिक वे सभी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्गेनिक क्या है तो सीवेज, सीवेज क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। बाकी प्लास्टिक की बात करें तो क्या है? इनऑर्गेनिक है। एस्बेस्टस भी इनऑर्गेनिक है, मरकरी भी इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक क्या है? सीवेज। तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वे सभी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इससे आपको कोई भी इसके जगह पे ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस बिलोंग्स टू, एम्फीऑक्सिस किससे बिलोंग करता है? तो एम्फीऑक्सिस क्या करता है ना, ये बिलोंग करता है सिफेलोकॉर्डेटा से। सिफेलो का मतलब होता है, कॉर्डेटा मतलब ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड पाया जा रहा है, ठीक है। सिफेलो मतलब हेड, तो नोटोकार्ड जिनका टेल टू हेड हो उन्हें कहते हैं सिफेलोकार्डाटा। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। और इनको कहते हैं क्या? लैंसलेट। जो भी सिफेलोकार्डेटा के जितने भी जीव होते हैं इनको क्या कहते हैं? लैंसलेट। और ये सभी फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि इनके गिल्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। माउथ है, तो जो भी पानी का बहाव इनके मुंह में जा रहा है, गिल से पानी जो इनके शरीर में जा रहा है उसमें जो कुछ खाने वाली चीजें हैं, अगर कोई जीव है खाने वाला तो उसे खा लेते हैं, ठीक है। नोटोकार्ड इनका टेल टू हेड होता है। अच्छा, यूरोकार्डाटा इनके जस्ट पहले वाला कार्डाटा है, यूरोकार्डाटा। उसमें सिर्फ टेल में, यूरो मतलब टेल, सिर्फ टेल में ही नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है और इनमें टेल टू हेड, ठीक। आगे देखें, साइजांट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन। तो साइजांट स्टेज मलेरियल पैरासाइट मतलब कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसमें साइजांट की स्टेज कहाँ पर पाई जाती है? तो साइजांट का मतलब क्या है? जॉन्ट का मतलब हमने क्या बताया था? जो छेद कर सकता हो, मतलब जो पेनिट्रेट कर सकता हो, ठीक है। और साइजो मतलब, साइजो का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल फ्यूजन। तो साइजोगोनी के बाद जो बनता है वो क्या होता है? साइजांट होता है। और साइजोगोनी कहाँ पे होती है? आरबीसीज में। और आरबीसीज किस में पाया जा रहा है? ह्यूमन में। तो ह्यूमन की आरबीसीज की सेल जो है उसके अंदर जो पाया जाता है वह होता है साइजांट स्टेज। तो यहाँ पर दिया हुआ है आरबीसीज का इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, तो ये वाला आंसर सही होगा। अच्छा, यहाँ पर ब्लड ऑफ मैन क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि देखो जो साइजांट स्टेज है या फिर जब जैसे ही ह्यूमन के अंदर ये आता है, मतलब जो पैरासाइट आता है, ठीक है, ये पैरासाइट ह्यूमन के अंदर कहाँ रहता है? इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर रहता है, सेल के बाहर नहीं रहता है। तो ये इंट्रासेल्युलर है इसलिए। और ब्लड क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं ब्लड में। क्या है? ब्लड तो टिश्यू है ना जिसमें बहुत सारी सेल हैं। तो ये सेल के जब अंदर जाएगा तो इसलिए आंसर क्या होगा? इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सक्रीशन इन यूरोकार्डेट्स इज अकर्ड थ्रू। जो यूरोकार्डेट्स होते हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होता है? तो देखो उनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्लैंड के द्वारा भी होता है, पाइलोरिक ग्लैंड से भी होता है और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, तीनों के द्वारा होता है, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल। देखो इसके पहले जो एम्फीबियंस मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि फ्रॉग का जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो क्या है? यूरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। क्योंकि देखो अगर यूरिया क्या होता है, वह
कम हानिकारक होता है। किसकी तुलना में? अमोनिया की। अमोनिया ज़्यादा हानिकारक होता है। तो अगर अमोनिया एज ए वास्ट प्रोडक्ट है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और पानी ज़्यादा कहाँ मिलेगा? समुद्र में या फिर नदी में। और एम्फीबिया के बारे में हमें क्या पता है कि ये समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ साफ पानी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं। तो अगर जो टैडपोल है वो कहाँ रहता है? पानी में। टैडपोल कभी भी कहाँ रहेगा? पानी में। तो पानी में अगर टैडपोल है तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है? अमोनिया। तो इसीलिए टैडपोल लार्वा जो है उसमें नाइट्रोजनी जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है? अमोनिया होता है। लेकिन जैसे ही टैडपोल चेंज होता है एडल्ट में, वह कहाँ आ जाता है? पानी से बाहर। उस समय पानी की कमी होती है, पानी उतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो वह अमोनिया का सिक्रेशन नहीं मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में अमोनिया का सिक्रेशन नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद जब वो स्थल पर आता है तब उस समय वो क्या करता है? यूरिया का सिक्रेशन करता है। ठीक, आगे बढ़े। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक खास बात ये होती है कि यह जो हीमोग्लोबिन है ना, उससे ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज़्यादा तेजी से बाइंड करता है। ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज़्यादा तेजी से यह हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है। अब अगर हमारे आसपास कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ज़्यादा, इसकी मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा बढ़ी तो क्या होगा? ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे और हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसमें कहाँ क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। हम सांस लेंगे, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा और वही हमारी हीमोग्लोबिन के साथ अंदर चला जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जाएगा तो अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी, उसको भी जगह नहीं मिलेगी, उसको भी वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो हमारे शरीर में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। अगला देखते हैं। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन आर। ये तो सब जानते हैं, लाइकेन के दो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एल्गी और फंजाई। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोटिक मतलब हमेशा साथ साथ रहना, सहभोजी होते हैं। और इनकी खास बात क्या है कि जो एल्गी है यह, इसमें रूट नहीं होती, तो ये अपना भोजन मतलब किसी से नहीं बना, मतलब अपना भोजन तो बनाता है लेकिन उसके लिए जो खनिज चाहिए इसको, वे इसको धरती से नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास रूट नहीं है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो ये अपना भोजन तो बना सकता है लेकिन भोजन बनाने के लिए पानी भी तो चाहिए और खनिज लवण भी चाहिए। तो वो कहाँ से लेगा? उसके लिए जरूरी है इसको किसी का साथ, और वो साथ ही बनता है फंजाई। फंजाई में क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो ये अपना भोजन तो खुद नहीं बना सकता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसमें राइजॉइड पाए जा रहे हैं। राइजॉइड क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे रूट की तरह ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक खनिज पदार्थों का और पानी का अवशोषण कर देते हैं और ये करके ये एल्गी को देते हैं और बदले में एल्गी अपना भोजन बना के इनको देता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें पाया जाता है? फीमेल में। और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? ओवरी से। ये सारे क्वेश्चन हैं। पाया कहाँ जाता है? फीमेल में। सिक्रीट कहाँ से होता है? ओवरी से। इसका काम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखना या फिर उसकी शुरुआत करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम एस्ट्रोजन का है। और एस्ट्रोजन को कंट्रोल कौन करता है? मतलब कभी इसका सिक्रेशन बढ़ाना है, कम करना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसका कंट्रोल कौन करता है? तो इसका कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये ओवरी में जो फॉलिकल है ना, ओवरी में जो फॉलिकल है वहाँ से यह सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ऐसे नाम याद करना। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है वह स्टिमुलेट करता है, वह कंट्रोल करेगा एस्ट्रोजन को। आया समझ में? और जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, मतलब उसको नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है उसको क्या कहेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन ए देखो।
यह कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यह किसको सिक्रेट करता है, यह किसको स्टिमुलेट करता है? फॉलिकल को। फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। ओवरी कहाँ पाई जाती है? फीमेल में। और फीमेल में और हार्मोन कौन सा सिक्रेट होता है फॉलिकल से? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का काम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना। आ गया सब समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग रिफर्स टू साइकिलिंग ऑफ बायोजियोकेमिकल या जैव भू रासायनिक चक्र। किसके चक्र को प्रदर्शित करता है? इसमें आता क्या है? नाइट्रोजन साइकिल आ गया, फास्फोरस साइकिल आ गया, कार्बन साइकिल है। तो ये सभी क्या है? सभी केमिकल है ना। और एक केमिकल कहाँ यूज होते हैं? मतलब ये सभी क्या है? अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। और ये यूज कहाँ पे होते हैं? पौधों के पोषण के लिए। पौधों को यहाँ से क्या मिलता है? पोषक पदार्थ है ये पौधों के लिए। नाइट्रोजन जानते हो, इनके बिना पौधों का काम नहीं चल सकता। तो ये कहाँ पे रहेंगे? जमीन में जाते हैं और वहां से पौधे लेते हैं। तो ये क्या हो गया? पोषक पदार्थ। तो यह कौन से चक्र को चला रहे हैं? न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ये क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट का प्रवाह कर रहे हैं। तो किसके चक्र को प्रदर्शित कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? तो यह जान लो कि एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। और जहाँ भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है वहाँ लाइकेन खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोगैमेट एंड मेगागैमेट इज प्लाज्मोडियम फॉर्म। देखो, माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट ये दोनों बनते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज जब क्या करती है, गैमेटोसाइट्स जो होते हैं उनको जब वो लेती है, ठीक है, ह्यूमन से जब बाइट करती है तो उसके साथ ब्लड लेती है। ब्लड में आरबीसी होते हैं और उसमें क्या होते हैं? गैमेटोसाइट्स होते हैं। इन गैमेटोसाइट्स को जब वो लेती है तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो ये सब खाना है। तो उसका खाना एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में बाकी सब तो पच जाता है, लेकिन गैमेटोसाइट्स नहीं पचते हैं। जब ये नहीं पचते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो माइक्रो और दूसरा मेगा। और यही चेंज हो जाते हैं माइक्रोगैमेट में और मेगागैमेट में। तो माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट जब दोनों मिलेंगे, अब गैमेट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। कभी भी गैमेट मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो माइक्रोगैमेट मिले और मेगागैमेट मिले, दोनों मिलके क्या बनाए? जाइगोट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज। कौन सा स्टेज है जो ह्यूमन में इन्फेक्टिव है? मतलब कौन सा ऐसा स्टेज है प्लाज्मोडियम का जिसमें ह्यूमन इन्फेक्टिव होता है, इन्फेक्ट होता है इससे? तो वह स्टेज है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट, स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आराम से याद रख सकते हो। स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ऊसिस्ट से, और ऊसिस्ट से जॉइट भी बनता है। तो यह जब बने तो कहाँ गए? उसके सलाइवा में, मतलब फीमेल एनाफिलीज के सलाइवा में गए। और वहाँ से जब उसने बाइट किया तो सलाइवा भी इनोक्यूलेट किया। और जब सलाइवा इनोक्यूलेट किया तो उसके साथ ही स्पोरोजॉइट भी ह्यूमन के बॉडी में इनोक्यूलेट हो गए। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं ह्यूमन में। ठीक है, और क्या था अगला? कहाँ आ गया हम? अगला क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग। तो जैसे कि क्रेनियल नर्व के बताया था 10 पेयर्स होते हैं, वैसे ही स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो पेयर्स में लिखा हुआ तो 10 पेयर्स हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल। अगर हम थायराइड ग्लैंड को निकाल दें तो क्या होगा? देखो, टैडपोल में अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल देंगे ना तो क्या होगा कि थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा। थायरॉक्सिन अगर नहीं बनी तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक जो उसमें हैं, जो फ्रॉग का लार्वा है उसी को तो टैडपोल कह रहे हैं ना, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो हमेशा उसके बॉडी में रह जाएंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं नियोटेनी, इस स्टेज को कहते हैं नियोटेनी। जबकि एडल्ट हो और एडल्ट में लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक अगर पाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? नियोटेनी कहते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि थायराइड ग्लैंड को निकाल दें तो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन नहीं होगा और जो टैडपोल है वो हमेशा के लिए टैडपोल जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यह बी वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा,
अगर ये तो बात हुई फ्रॉग की, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग की बात हो रही है, फ्रॉग के टैडपोल की, फ्रॉग में ही टैडपोल लार्वा होता है। ठीक ऐसे ही अगर सैलामेंडर में होता है, अगर उसके लार्वा में ऐसा हो कभी, अगर वह ऐसी जगहों में पाया जाता है जहाँ की अगर पानी में आयोडीन की कमी हो जाए, तो आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो उसका थायरॉक्सिन का सिक्रेशन वो नहीं कर पाएगा। जब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता है तो हमेशा के लिए उसमें वे 3 पेयर्स ऑफ गिल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे लार्वा को कहते हैं एक्जोलोटल लार्वा। क्या कहते हैं? एक्जोलोटल लार्वा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ ट्रू, कौन सा सही है? इसमें देखो, प्रोटोकार्डेट्स आर मैराइन फॉर्म्स। सही बात है कि प्रोटोकार्डेट्स हमेशा ही मैराइन ही होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, जीवों का जो उद्भव हुआ, जो जीव बने, पहला जीव कहाँ बना? समुद्र में ही बना था। तो ऐसे ही कॉर्डेटा का भी पहला कॉर्डेटा कहाँ बना? समुद्र में ही बना। अगला ऑप्शन देखो, प्रोटोकार्डेट्स शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, नहीं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही बॉडी में होते हैं, तो इसलिए हर्माफ्रोडाइट है। और मेल अगर और फीमेल दोनों हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगला देखो, प्रोटोकार्डेटा में कांटिकाएं, प्रोटोकार्डेट्स हैव स्पाइक्यूल्स बट नो मसल सेल्स, नहीं, इसमें मसल सेल होती हैं, ठीक, मसल्स पाई जाती हैं इसमें। अगला, प्रोटोकार्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, नहीं, इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, ना ही इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज जो होती है, इसमें देखो क्या होता है ना, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, पहले क्या होता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जब ये लार्वा होता है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है उसके बाद इसकी मूविलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक। पहली तो चीज़ें, तो रेट्रोग्रेसिव जो इनमें चेंजेज हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस जो हो रही है, उसमें क्या होता है कि जो इनके नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और गिल्स हैं, वे सबके सब खत्म हो जाते हैं बाद में। तो एक काम करना, गिल्स तो ऐसा दिखती है लेकिन वो काम करना बंद कर देती है। नोटोकार्ड, नर्व कार्ड भी सिर्फ टेल में पाए जाते हैं, मतलब प्रोटोकार्डेटा में जो पाए जा रहे हैं वे बाद में ख़त्म हो जाते हैं, एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए प्रोटोकार्डेटा में सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, तो सिर्फ एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, जूट कम्स फ्रॉम, जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जूट का जो साइंटिफिक नेम है जूट के प्लांट का, वो है कार्कोरस कैप्सुलैरिस, ठीक है, कॉर्कियस कैप्सुलैरिस, ठीक। आगे, इन हनी बी स्पेसिफाइड डांस इज बीन फॉर, हनी बी में एक डांस होता है, 2 तरह के डांस होते हैं, और दोनों डांस सिर्फ इसीलिए होते हैं कि अपने दोस्तों को, मतलब अपने साथियों को वे सूचना दे सकें कि भोजन का यहाँ से कितनी दूर है, उनका जो छत्ता होता है उस छत्ते से उनका भोजन कितनी दूरी पर है, वो दूरी बताने के लिए इनमें डांस होता है, ठीक है। बस ये इतना क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना